या प्रेशर हो गया या इवन कंपोजिशन होगी, तो उन चीज़ों को आप ये नंबर आपको बता देता है कि कितना आपके पास फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है किसी भी फेज डायग्राम में। द फेज रूल इज गिवन बाय पी, जो कि फेज को रिप्रेजेंट करता है। एफ जो है ना वो इज द नंबर, पी इज द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। एफ is the degree of variance आप कह सकते हो, और C is the number of components needed to describe the sample or system under consideration. F is the number of degrees of freedom or independent variable taken from temperature, pressure और composition. जिस जो फॉर एग्जांपल टू डायमेंशन अगर प्लॉट है तो वो टेम्परेचर प्रेशर के दरमियान हो सकता है, या फिर वो टेम्परेचर कंपोजिशन के दरमियान हो सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर, या प्रेशर और कंपोजिशन के दरमियान हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो कंपोनेंट है तो हम फिर इसको डिफाइन करते हैं, जो फेज है फेज को कैसे डिफाइन करेंगे कंपोनेंट को, और इसको हम आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली जो हम कहते हैं कि कंपोनेंट इज केमिकली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सिस्टम। केमिकली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सिस्टम का मतलब ये है कि आप अगर एक चीज़ बता देते हो, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, या फिर पोटाशियम क्लोराइड का या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, या इवन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम के ओ एच जब आप लिखते हो तो आप कहते हो कि इसमें वन कंपोनेंट सिस्टम है। ये अब के ओ एच का सोल्यूशन इन वाटर, तो इसमें हम कहते हैं काइंड ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम है। तो उसको हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए सिस्टम इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीशीज नेसेसरी टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस प्रेजेंट द सिस्टम। कि जब आपके पास फेजेस होती हैं जैसे सॉलिड हो गया, सो इवन सॉलिड में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर जब आपके पास होते हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं, तो उसको भी आप देख के बता सकते हो। नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होते हैं दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीशीज जो जिससे आपका पूरा सिस्टम डिफाइन हो जाता है, या जितनी भी फेजेस उस सिस्टम में प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके सिस्टम को पूरा डिफाइन कर लेता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दैट इज केमिकल स्पीशीज आप कह सकते हैं। जब आप केमिस्ट्री में डील करते हो तो आप कहते हो केमिकल स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम। थर्मोडायनेमिकली सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्रीज का तो आपको पता होगा कि सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन आपके पास कोई भी चीज़ कोई बस कोई भी आप कह सकते हो कि फिनोमेना होता है उसको आप सिस्टम के तौर पे लेते हो, और सिस्टम और सराउंडिंग जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है वो आपका सराउंडिंग हो जाता है। और सराउंडिंग और सिस्टम को जब एक बाउंड्री सेपरेट करती है, जो सेपरेशन होती है उसको आप बाउंड्रीज कहते हो या बाउंड्रीज कहते हो। अब एथानॉल और वाटर की जब आप बात करते हो तो एथानॉल और वाटर के जब आप मिक्सचर ले लेते हो तो आप कहते हो कि टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें इस सिस्टम में दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, फॉर एग्जांपल इथानॉल और वाटर का जो सोल्यूशन है। अब सोडियम क्लोराइड जब आप डिजॉल्व करते हो इन वाटर तो ये थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम है, क्योंकि सोडियम एक आयन है, फिर क्लोराइड आयन है, फिर आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो उसमें होते हैं। तो ये थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम है और टू कंपोनेंट सिस्टम है। सोडियम क्लोराइड और वाटर, अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देख लें तो सोडियम को अगर आप लेते हो और वाटर को लेते हो तो ये आपका सिस्टम जो है ना वो फुली डिफाइन नहीं होता। इवन क्लोराइड और वाटर को अगर आप ले लेते हो तो फुली डिफाइन नहीं होता। तो आप कहते हो कि सोडियम क्लोराइड और वाटर ये दो कंपोनेंट हैं, और जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंटली उसमें रहते हैं। सोडियम इंडिपेंडेंटली सोडियम आयन मूव करता है, क्लोराइड आयन इंडिपेंडेंटली मूव करता है। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल उसमें सराउंडिंग होते हैं इन आयंस के, तो आप कहते हो कि काइंड ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम है। और इसमें ओवरऑल जब सिस्टम को आप डिफाइन कर रहे होते हो कि कोई भी XYZ चीज़ अगर वाटर में पड़ी हुई है तो आप कहते हो
कि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है या 3 कंपोनेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें आपने कोई और साल्ट वगैरह भी डाला हुआ है। Component is chemically independent constituent of a system, जो chemically independent होता है. The number of components represents the minimum number of independent species necessary to define the composition of all phases of the system. तो ये जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ये मिनिमम नंबर ऑफ, देखें, इंडिपेंडेंट स्पीशीज नेसेसरी टू डिफाइन कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस इन द सिस्टम। तो पहले भी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। जब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल स्पीशीज। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में था वाटर में, तो केमिकल स्पीशीज उसमें कितनी थी? एक सोडियम था, दूसरा क्लोराइड था और तीसरा आपके पास वाटर था, माइनस द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम। जब आप सोडियम क्लोराइड रिएक्शन के एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी साइड पे आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन लिखेंगे, उसके इक्वल्स जो है ना, वो निशान आप सैम्पल लगा देते हो आयन्स के सबस्क्रिप्ट में, तो इट्स एक्चुअली माइनस द नंबर ऑफ एनी कंस्ट्रेंट। तो क्या हुआ? इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल स्पीशीज, तो 3 केमिकल स्पीशीज उसमें होंगी। द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, एक केमिकल रिएक्शन से हम उनको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी को। फिर उसमें से माइनस करते हो नंबर ऑफ एनी कंस्ट्रेंट, कि आपने उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या जब आप इक्वेशन को इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने उसमें मोलैरिटी उसको इक्वेट की है इक्वेशन एरो की दोनों साइड्स पे, या फिर आपने चार्जेस लगा के उसको बैलेंस किया हुआ है चार्जेस को, तो ये इसको आप कंस्ट्रेंट कहते हो कि कंस्ट्रेंट कौन सा अप्लाई किया हुआ है आपने, लाइक चार्ज न्यूट्रलिटी और बैलेंस ऑफ मोलर क्वांटिटीज, तो ये कंस्ट्रेंट होता है। अब इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे है। अब वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर को जब आप देखते हो तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनता है और दूसरा आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सच ए सिस्टम इज, तो 3 केमिकल स्पीशीज हैं, एक प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा हाइड्रोनियम आयन है और तीसरा आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है। तो कितने हो गए? 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास हो गए, केमिकल स्पीशीज आप कह सकते हैं इसको, कि हमारे पास हो गए। और इसके अलावा हमने एक केमिकल रिएक्शन को से इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है, तो हम कहते हैं कि 1 केमिकल रिएक्शन, 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस 1 केमिकल रिएक्शन। फिर हमने इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है चार्ज न्यूट्रलिटी का, कि हमने हाइड्रोनियम आयन पे प्लस चार्ज लगाया है और हाइड्रोक्सिल आयन पे हमने नेगेटिव चार्ज लगाया है। तो हमने इक्वेशन को, इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये चार्जेस ऊपर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना वो पुट किए हैं। तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया कि आपने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है इस पे। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया कि इट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम है। तो कोई भी कंटेनर आप लेते हो, उसमें जब आप वाटर लेते हो, तो इवन कि उसमें हाइड्रोनियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं और उसमें हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसको 1 कंपोनेंट सिस्टम कहते हो। केमिकल स्पीशीज तो उसमें, या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब आप उसको कहते हो, तो वो तो उसमें 3 हैं, लेकिन कंपोनेंट उसमें एक ही है। जब आप कोई इक्वेशन लगा देते हो, तो ये एक फार्मूला है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती हैं, लेट्स से कि आप शुगर लेते हो और शुगर को वाटर में डालते हो, तो उसका ये होता है कि आपको पता है कि शुगर आपने लगा तो शुगर एक कंपोनेंट हो गया, तो शुगर एस इज इट इस फॉर्म, उसी फॉर्म में रहती है उसका। आप कैसे कि आयनाइजेशन नहीं होती, तो आप कहते हो कि जब वो वाटर में चल जाता है तो वो
टू कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसमें टू ही केमिकल स्पीशीज हैं, और दो कंपोनेंट उसमें हैं, कोई कंस्ट्रेंट आप उसमें अप्लाई नहीं करते मोलैरिटी का। तो इसी तरह अब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सिस्टम को अगर आप देख लें तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर देयर आर टू सॉलिड्स जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड वन इज अ गैसियस फॉर्म जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। तो देयर आर थ्री केमिकल स्पीशीज या थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट आप इसको कह सकते हैं, एंड वन रिएक्शन, वो कैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम कहते हैं कि 3 - 1 जो है, हम इसके जो हमारे पास कंपोनेंट हैं वो 2 हैं। जब आप 2 कंपोनेंट का बताते हो तो आपके पास सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। लेट्स से कि आप के पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में एक इक्विलिब्रियम, आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप कहते हो कि इस कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑटोमेटिकली जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका हमें पता चल जाता है कि वो भी उसमें मौजूद होगा जब उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। तो या आप जब कहते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का दो कंपोनेंट हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट अल्टीमेटली हमारे जहन में आ जाता है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। तो आप किसी भी दो कंपोनेंट को इसमें लेते हो या दो कॉन्स्टिट्यूएंट को लेते हो तो वो आपका सिस्टम जो है ना वो पूरे का पूरा वो डिफाइन हो जाता है। अगर फिर इन आयनिक फॉर्म देयर आर 4 केमिकल स्पीशीज, अगर इसको हम आयनिक फॉर्म में देखें तो कैल्शियम और कार्बोनेट है और ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आयनिक फॉर्म में अगर इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप लिखें तो वो इसके ये वाले आयन बनते हैं। तो 1 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे पास, 4 केमिकल स्पीशीज हैं, और इसके दरमियान जब केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो तो 1 केमिकल रिएक्शन एंड -1 कंस्टेंट, क्योंकि आयनिक फॉर्म में आपने लिखा हुआ है तो चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए आपने ऊपर आयंस लगाए होते हैं। तो अपने पास ये आप नोटबुक पे लिख के देख भी सकते हो जब आप इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हो। तो उसमें भी आपके सामने देखें, अगर इसको अगर आयनिक फॉर्म में लेते हो तो तब भी आपके पास कंपोनेंट 2 ही आते हैं, और जब इसको आप प्योर सॉलिड स्टेट की प्योर फॉर्म में लेते हो, अनडिकम्पोज्ड फॉर्म में अगर लेते हो तो उसमें भी कंपोनेंट आपके पास 2 आते हैं। तो कंपोनेंट को कैलकुलेट करने का या जानने का ये फार्मूला है कि आपने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केमिकल स्पीशीज को देखना है, फिर उसमें से आपने माइनस करना है कि केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम एक केमिकल रिएक्शन आप उसमें से नंबर ऑफ केमिकल या डिस्टिंक्ट केमिकल स्पीशीज में से आप उसको माइनस करते हो। फिर प्लस अगर उसमें आपने मोलर मासेस को बैलेंस करना होता है, या फिर आपने उसमें फॉर एग्जांपल चार्ज को न्यूट्रल रखना होता है, चार्ज न्यूट्रल रखने के लिए अगर आप उस प्लस और नेगेटिव चार्जेस लगाते हो तो फिर वो एक कंस्ट्रेंट आपका बन जाता है। तो -1 उसको या -2 अगर मोलैरिटी भी उसमें है तो वो 2 कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। तो और फिर उस कंपोनेंट नंबर ऑफ टेल अबाउट द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सिस्टम। तो इसको ज़ाहिर है फिर आपने जो मेथड मैंने आपको बताया तो इससे इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हो। आपके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी होते हैं, उस बेस पे भी आप बताते